हेलो बच्चों, वेलकम टू सीबीटी क्लासेस। मैं चिराग त्यागी आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स क्लास 9 की बड़े ही शानदार तरीके से। एकदम आपके समझ में आएगा बिल्कुल। बस आप ध्यान से पढ़ लियो, है ना। क्या पढ़ाऊंगा? मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स क्लास 9 की। शुरू करते हैं फिजिक्स क्लास 9 की, है ना। जिसका पहला चैप्टर है गति। गति इंग्लिश में बोले तो मोशन। आज मोशन चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 9 का। और दूसरी बात है कि आपको ना जितने भी आप 9th में पढ़ते जाएंगे वही आपका 10th में काम आने वाला है, बोर्ड में, 11th में, 12th में। नहीं कह दो कि 9th क्लास आपकी फिलहाल बेस है 10th के लिए और आगे 12th के लिए, है ना। तो 9th क्लास से आप एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ना शुरू कर दें एकदम। क्योंकि 9th क्लास में जो अगर आप ढंग से पढ़ लिए तो आगे 10th में दिक्कत नहीं आने की, 11th में नहीं दिक्कत आएगी, 12th में नहीं दिक्कत आएगी। बाकी 9th से पहले तो खैर आपका बेस था ही, वो तो आप पढ़कर आए होंगे जरूर। तो आज का अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं हम। पहला पहला चैप्टर आपका गति मोशन, है ना। इसके अंदर जो आपका पहला टॉपिक है वो है परिवेश। इंग्लिश में बोले तो सराउंडिंग। अब जैसे नाम से पता लग रहा है सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास की चीजें। अब परिवेश यानी कि परिवेश है क्या। अब आप मुझे बताओ कि जैसे हम किसी कक्षा में कोई छात्र बैठे हैं, या एक पूरी की पूरी कक्षा है, इसमें कुछ ये छात्र बैठे हैं। तो कक्षा क्या है, इन छात्रों का क्या है, परिवेश है, यानी जिससे वे घिरे हुए हैं, है ना। कि क्या है कि ये वाले ये तो है यहाँ पर छात्र, है ना, और ये क्या है, कक्षा। तो इन छात्र का परिवेश क्या है, कक्षा, क्योंकि ये कक्षा से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। तो यानी कि परिवेश की क्या डेफिनेशन हुई, आप बता सकते हैं यहां से ही। परिवेश क्या है कि सर, परिवेश क्या है कि वातावरण तथा हमारे आसपास की वस्तुएं या अन्य वस्तुएं जिस वस्तु से घिरी होती है वह उसका परिवेश कहलाती है ना। समझ में आई। जैसे एग्जांपल में लिखेंगे आप कि सर, जैसे किसी कक्षा में बैठे हुए छात्र का परिवेश कक्षा होती है ना। इसका डेफिनेशन लिखते हैं परिवेश की। परिवेश की डेफिनेशन कहती है वातावरण तथा आसपास की अन्य वस्तुएं, वातावरण तथा आसपास की अन्य वस्तुएं, है ना। यानी कि वातावरण में तथा आसपास की, यानी कि हमारे आसपास की जो भी अन्य वस्तुएं हैं, कौन सी, वह कोई सी भी हो सकती है। जैसे कि हमने आपका एग्जांपल भी बताया अभी, कोई सी भी हो सकती है आसपास की अन्य वस्तुएं जिससे कोई वस्तु घिरी होती है ना। जिससे कोई वस्तु घिरी होती है, जिससे कोई वस्तु घिरी होती है, जिससे कोई वस्तु घिरी होती है। इतनी बात आपकी समझ में। एग्जाम्पल भी लिख दोगे आप, जिससे कोई वस्तु घिरी होती है। अगर एग्जाम्पल में पूछे तो एग्जाम्पल में आपको बताना है कि सर, जैसे किसी कक्षा में बैठे हुए छात्र का परिवेश वह क्या है, कक्षा ही है ना। कि वह जैसे कि हम आप भी देखते हो, अगर आप स्कूल में गए तो आप उस कक्षा में बैठ गए तो आपके चारों ओर क्या है, कक्षा। तो आपका परिवेश क्या होगा, कक्षा, है ना। तो होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उसे वस्तु का परिवेश कहते हैं। उसे वस्तु का परिवेश कहते हैं। और एक बात भाई आपको बता दूं कि जितना भी हम पढ़ाएंगे बिल्कुल एकदम स्पष्ट और एकदम कहते हैं कि बेहतरीन वाला कंटेंट होगा, है ना। कि सारी की सारी चीजें एकदम बेसिक से पढ़ाई जाएंगी बिल्कुल। जो वो समझ में ना आए तो कमेंट कर दियो। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल एकदम। एग्जाम्पल में लिखेंगे आप, इसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जैसे अभी आपको बताया ना कि कक्षा में बैठे हुए छात्र का परिवेश कक्षा होती है। या तो आप ऐसे लिख दो या कह दो कक्षा में बैठे विद्यार्थी का परिवेश उसकी कक्षा होती है। बात तो एक ही है कि कक्षा में बैठे
विद्यार्थी का परिवेश उसकी कक्षा होती है, उसकी कक्षा होती है। इतनी बात आपके क्लियर? ये तो था हमारा परिवेश, है ना। अब अगला है हमारा, अगली डेफिनेशन है हमारी कि क्या मुझे आप बताएंगे विराम अवस्था, है ना, विराम अवस्था। नाम से पता लग रहा है कि विराम यानी कि रेस्ट में है ना, कि रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। वो अवस्था यानी कि आराम से बैठा हुआ है अगला मालिक। तो विराम अवस्था नाम से पता लग रहा है यानी कि विराम की अवस्था में, यानी कि अगर वो सुबह 10 बजे, कि अगर वो सुबह 10 बजे यहाँ पर बैठ गया एक जगह, माना यहाँ पर कोई प्लेस है, ये स्थान है, यहाँ पर बैठ गया, और अगला बंदा कोई दूसरा बंदा 5 बजे आया उसके पास, पहले 10 बजे आया, फिर दूसरी बार 5 बजे आया, शाम के 5 बजे भी उसने पाया कि वो बंदा तो वहीं पर बैठा रहा है, यानी कि जहाँ पर वह सुबह 5-10 बजे बैठा था वो शाम के 5 बजे भी वहीं पर बैठा है, यानी कि उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यानी कि वो कौन सी अवस्था होगी? विराम अवस्था। कौन सी अवस्था? विराम अवस्था। यानी कि जब उसकी अवस्था में परिवर्तन न हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति यदि किसी वस्तु की स्थिति कि यदि किसी वस्तु की स्थिति वातावरण या परिवेश के सापेक्ष, है ना, कह सकते हैं ना, परिवेश के सापेक्ष की स्थिति परिवेश के सापेक्ष, ये आप लिख दो, समय के साथ, समय के साथ नहीं बदलती है, समय के साथ नहीं बदलती है, ठीक है, उस वस्तु की विराम अवस्था कहते हैं। या नहीं बदलती है उसे, तब उसे उस वस्तु की विराम अवस्था कहते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर होगी, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल ही बता दिया कि एक बंदा सुबह के 10 बजे एक जगह पर बैठा था जिसका नाम ए है माना। अब कोई दूसरा बंदा उसके पास मीटिंग के लिए आया, वो सुबह 10 बजे गया, उसने फिर शाम को 5 बजे गया, तो 5 बजे भी उसने पाया कि वो तो वहीं ए पर बैठा था, यानी कि उसकी जगह में कोई परिवर्तन, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? विराम की अवस्था। ऐसे ही आपकी एक अगली है गतिक अवस्था। अगली अब आपकी गतिक अवस्था। गतिक अवस्था, गतिक अवस्था यानी कि इंग्लिश में बोले तो स्टेट ऑफ मोशन। गतिक अवस्था इंग्लिश में बोले तो स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। अब नाम से पता लग रहा है यानी गतिक अवस्था, यानी कि पहले माना वही एग्जांपल पिछले वाले लेते हैं, आसानी रहेगी आपको समझने में, कि अगर हम 10 बजे यहाँ पर थे, एक बंदा 5 बजे आया तो उसे हम किसी और जगह मिले, यानी कि सुबह यहाँ पर थे शाम को यहाँ पर हो गए, यानी कि सुबह यहाँ पर थे शाम को यहाँ पर हो गए। तो यानी कि उसकी अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, कि एक गाड़ी चलती रही सुबह को चली शाम तक, यानी कि दिल्ली से चली और क्या कहते हैं सहारनपुर तक गई, है ना, दिल्ली से चली और सहारनपुर तक गई, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये कौन सी अवस्था है? गतिक अवस्था। कौन सी अवस्था है? गतिक अवस्था। इसका डेफिनेशन लिखते हैं गतिक अवस्था की, कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। उसमें क्या आता है कि समय के साथ परिवर्तन नहीं था, वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, उसे उस वस्तु की गतिक अवस्था कहते हैं। तब उसे उस वस्तु की
उस वस्तु की गतिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये गतिक अवस्था क्या थी कि अगर समय के साथ बदल गया, कि पहले यहाँ पर था, दिल्ली था, अब कहीं गाजियाबाद चला गया, है ना। और यदि समय के साथ नहीं बदला कि हम सुबह को गए तब भी दिल्ली बैठा था अगला वाली, और शाम को गए तब भी दिल्ली बैठा हुआ है ना, तो वो हो गई विराम की अवस्था, यानी कि विराम यानी कि रेस्ट वाली पोजीशन में है वो, रेस्ट वाली स्टेट में है वो। अब गतिक वाली में कि जब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर गति के अंदर एक तो होगी सरल लेखीय गति। कौन सी गति? एक तो सरल लेखीय, जैसे नाम से पता लगा, सरल लेखीय यानी कि सीधी रेखा में गति, है ना। एक तो होगी सरल लेखीय गति और एक होगी एक समान और एक असमान गति। कौन कौन सी? अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे सरल लेखीय गति, ठीक है, और दूसरी पढ़ेंगे एक समान गति, और तीसरी पढ़ेंगे असमान गति। ये वाली तीनों के तीनों हम पढ़ने जा रहे हैं अपने। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि सरल लेखीय गति क्या है, एक समान गति क्या है और असमान गति क्या है? बताओ भाई, कोई बच्चे जल्दी। बताओ भाई जल्दी। नहीं बता पा रहे हो? है बेटा, चलो हम बताते हैं। सबसे पहले करेंगे हम सरल लेखीय गति, यानी कि सरल लेखीय का मतलब है सीधी रेखा में गति, कि यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो यह उस वस्तु की सरल लेखीय गति कहलाती है। कि यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो यह उस वस्तु की सरल लेखीय गति कहलाती है। ठीक है, यदि कोई एक सीधी रेखा में गति करेगी तो यह उस वस्तु की सरल लेखीय गति कहलाती है। जैसे एग्जांपल कि पृथ्वी तल पर कह दो कि पृथ्वी तल पर मुक्त गेंद की गति है ना, कि हमने पृथ्वी तल पे एक गेंद छोड़ दी तो उसकी गति कौन सी गति है? सरल लेखीय गति। एग्जांपल में भी लिख सकते हो आप इसकी। एग्जांपल में क्या लिखोगे एग्जांपल में कि यदि पृथ्वी तल पर मुक्त गेंद की गति, क्या लिखोगे यहाँ पर? कि पृथ्वी तल पर मुक्त रूप से गिरती हुई गेंद की गति। पृथ्वी तल पर मुक्त रूप से गिरती हुई गेंद की गति। ठीक है, और दूसरी क्या थी हमारी? एक समान गति। एक समान यानी कि नाम से पता लग रहा है एक समान गति, कि यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में, यानी कि समय अंतराल कौन सा कितना है? समान है। कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हो तो क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। क्या कहा है? देखो कि यदि
कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती हो। क्या है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हो तो यह गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति कहलाती है। अब क्या इसका मुझे कोई एग्जांपल बताएगा? ये एग्जांपल है क्या इसका? जल्दी बताओ। बताओ भाई जल्दी। समान समय अंतराल में, यानी कि समय अंतराल कितना है? समान। अब जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल कह दूं कि यदि कोई कार, समझ लो आप कि यदि कोई कार प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करे तो यह, देखो क्या कहा है कि यदि कोई कार प्रत्येक सेकंड में, यानी कि टाइम कितना है, यानी कि प्रत्येक सेकंड में, यानी कि पहले 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में अगर लगातार वो 50 मीटर की दूरी तय कर रही है, यानी कि समान समय अंतराल है, यानी कि ये 1 सेकंड है और समान दूरी है, यानी कि 50 मीटर तय करती है, तो यह क्या कहलाएगी? एक समान गति। तो यह कार की एक समान गति कहलाएगी। इतनी बात आपकी क्लियर? ठीक है, यहां तक इसमें कोई इतना भारी भी कुछ नहीं था। अब जो हमारा तीसरा था वो था असमान। अब नाम से भी पता लग रहा है कि असमान गति कौन सी होगी, कि जो समय अंतराल तो सेम होगा, जैसे अब हमने कह दिया कि प्रत्येक सेकंड में, है ना, यहाँ तो 50 मीटर की, यानी कि इतनी इतनी, यानी कि जहां तक जाएगी प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करेगी। अब असमान में क्या होगा कि माना रास्ते में भीड़ मिल गई उसे, यानी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा था तो भीड़ मिल गई, तो उसका क्या होगा कि सेकंड तो उसकी उतनी लग रही है ना, यानी कि सेकंड एक लगी, लेकिन दूरी तो घट गई। पहले 50 मीटर तय कर रही थी, अब दूरी तो कम तय करेगी क्योंकि उसके आगे ट्रैफिक आ गया, है ना। तो ये हो गई उसकी असमान गति। क्या है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो असमान गति कहलाएगी उस कार की या उस वस्तु की। ठीक है, कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो असमान गति कहलाएगी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या लिखोगे आप कि वही क्या हुआ कि यदि कोई कार भीड़ में फंस जाए तो वो क्या काम होगा कि प्रत्येक सेकंड में पहले मानने के बाद 50 मीटर चल रही थी तो उसकी दूरी घट जाएगी, तो हो गया समान। एग्जांपल इसका आप खुद भी लिख सकते हो या मैं लिखवाऊं? बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ भाई, बताइए भाई। भीड़ में कार की गति। ठीक है, ये इसको होगा एग्जांपल। तीनों के तीनों क्लियर? कुछ समझ में ना आया हो तो बता दियो। सरल रेखी यानी कि एक सीधी रेखा में गति, एक समान गति यानी कि एक समान से रूप से गति, यानी कि समय अंतराल भी सेम, दूरी भी सेम। असमान में क्या होगा कि समय अंतराल तो सेम था लेकिन दूरी घट गई, जैसे भीड़ में कार की गति। इतनी बात क्लियर? यहां तक कोई इतना भारी भी नहीं था। फटाफट नोट करो आप इसे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, कमेंट में बता दियो कि भौतिक विज्ञान के पिताजी कौन थे? भौतिक विज्ञान के पिताजी कौन थे या कौन है? है ना?
आप मुझे बता दें जरूर। अब आगे पढ़ते हैं हम राशियां। अब आगे पढ़ेंगे हम राशियां। क्या है अगली टॉपिक? राशियां। राशियां होती है हमारी दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो। एक तो होगी अदिश, अदिश राशि, और एक होगी हमारी सदिश, सदिश राशियां। ठीक है। राशियां कितने प्रकार की होंगी? दो, अदिश और सदिश। अब राशियां है क्या, वो अब आप यहीं से पता लगा लो कि अदिश राशि और सदिश राशि। यानी कि राशियां कुछ नहीं है, एक तरह से अगर हम जैसे दूरी है तो दूरी को माप रहे हैं ना, तो दूरी क्या है? सदिश है, अदिश है, यानी कि दिशा की जरूरत पड़ रही नहीं पड़ रही, तो वो सब व्यक्त करने के लिए हम राशि का उपयोग करते हैं। अब इस राशियों को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, अदिश में और सदिश में। किसमें? दो में, अदिश में और सदिश में। अब अदिश राशि कौन सी होगी और सदिश राशि कौन सी होगी, वे अब लिखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले लिखेंगे हम अदिश राशियां। जैसे नाम से पता लग रहा है कि अदिश यानी कि जिसमें दिशा न हो, सदिश इसमें दिशा होगी। यानी कि वे भौतिक राशियां, में फिजिकल क्वांटिटीज कि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती, यानी कि केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की जरूरत नहीं होने की। जैसे अपना वजन ही नाप लो, दिशा की जरूरत पड़ी तुम्हें, परिमाण की आवश्यकता है कि 50 किलो है, 55 किलो है, ऐसा ही तो है ना। तो आप इसे लिखेंगे, यानी कि डेफिनेशन लिखेंगे हम अदिश राशियां और सदिश राशियों की डेफिनेशन कि वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती। क्या कहा है अदिश में? कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इतनी बात आपकी क्लियर? एग्जांपल बताइए अब आप मुझे इसका। इतना मैं आपको सदिश बताता हूं। सदिश में क्या होगा? यानी कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, कि आवश्यकता होती है। इसकी भी एग्जांपल लिखेंगे हम, और इसके भी अदिश राशि की भी एग्जांपल और सदिश की भी एग्जांपल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर पेपर में जो आएगा सबसे पहले आपके ये है कि अदिश राशि बताओ और सदिश राशि बताओ, और उदाहरण सहित लिखिए कि अदिश राशि और सदिश राशि को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका क्वेश्चन बनता है पेपर में। ठीक है। तो अदिश राशि के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए आपको दिशा की जरूरत नहीं होती, अपना वजन कहीं पर नाप लो। ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम नॉर्थ मुख खड़े हो जाओ, ईस्ट मुख खड़े हो जाओ, ऐसा तो नहीं होता। यानी कि उसे नाप लो, 50 किलो है, 60 किलो, केवल परिमाण की आवश्यकता है। समय को दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दूरी को दिशा की आवश्यकता नहीं होती कि 50 मीटर की दूरी तय करी, 60 मीटर की है ना। ये तो नहीं है कि इधर को तो चले उधर को तो चले, है ना। केवल
कि दूरी को केवल परिमाण कर सकता है कि 50 मीटर की दूरी चली, 60 मीटर की दूरी चली। ठीक है, क्या क्या होता है? द्रव्यमान, दूरी, समय, दाब, घनत्व। ठीक है, दाब, घनत्व, इतनी बात आपकी समझ में आई। मैं केवल 5 से 4 लिख पाऊंगा, बाकी आप अपने आप लिख लियो। कौन कौन से हैं? सबसे पहले समय, द्रव्यमान, ठीक है, दूरी, दाब, घनत्व। ठीक है, दाब को जरूरत नहीं होती दिशा की, समझ भी पा रहे हो आप क्यों नहीं होती? लगा दिया दाब ऐसे। अब मैं इस बोर्ड पर ऐसे दाब लगाने लगा दूं इधर से, क्या दिशा की जरूरत पड़ी? इसमें कुछ भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ी, किधर कोई दाब लगा दो। समय में भी जरूरत नहीं पड़ती, द्रव्यमान में जरूरत नहीं पड़ती, दूरी में भी जरूरत नहीं पड़ती, घनत्व में भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, घनत्व से आया कि घनत्व क्या है? अच्छा बताओ। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब उसमें भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है खुद ही एक, तो इसलिए घनत्व भी क्या है? एक अदिश राशि है। अब सदिश के उदाहरण बताओ फटाफट आप मुझे, सदिश के। बताओ भाई, चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले विस्थापन पढ़ेंगे, इसे भी आगे पढ़ेंगे। वेग भी पढ़ा जाएगा आगे। ठीक है, क्या क्या है कि विस्थापन को भी जरूरत नहीं होती, वेग को भी जरूरत नहीं होती, और एक बल, विस्थापन को भी दिशा की जरूरत होगी। ठीक है, वेग को भी दिशा की जरूरत होगी, बल को भी दिशा की जरूरत होगी। तो इसलिए बल, वेग, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। बाकी आप खुद लिख लियो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल से अपना अगला शुरू करेंगे। इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि दूरी क्या है, दाब क्या है, विस्थापन क्या है, वेग क्या है, बल क्या है। आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं। और भाई यहाँ दोबारा बता रहा हूँ आप सबको कि प्लीज़ 9th क्लास से ही आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि 9th का जितना पढ़ाया हुआ है वो 10th में भी आना है, काम 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। इसलिए भाई सभी के सभी 9th क्लास को हल्के में ना ले गए, सारे के सारे, केवल फिजिक्स नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट, इसमें केमिस्ट्री भी है तुम्हारी, इसमें बायो भी है तुम्हारी, यानी कि फुल साइंस होगी, यानी कि पूरी साइंस की किताब। और तुम्हारी इसमें मैथमेटिक्स, अपने हिंदी, इंग्लिश, सारी की सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ लियो भाई, क्योंकि सारा का सारा आगे यही काम आने वाला है। और हाँ, पढ़ाऊंगा सारा का सारा बेसिक से, अगर समझ में ना आए कुछ तो मुझे बता दियो आप। ठीक है, ओके बाय। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले जो टॉपिक है हम अगली नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करेंगे। ओके बाय।